Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to study a very important and interesting topic of nuclear physics and one of the important nuclear reactions, that is nuclear fission reaction. इन द लास्ट लेक्चर आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और उससे पहले भी आपने अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के बारे में पढ़ा कि ऑटोमेटिकली जो है ये सारी डिकेज होती रहती हैं इन नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, या आप आर्टिफिशली तौर पे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं और उनसे अल्फा बीटा गैमा की इमिशन करा सकते हैं अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के जरिए से। लास्ट लेक्चर में आपने जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था वो हमने देखे थे कि कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिएक्शंस जिनकी वजह से हुए थे, खास तौर पे वो जो अल्फा पार्टिकल जब ब्रिलियम के साथ स्ट्राइक करता था और वहाँ से फिर वो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जो जेम्स चैडविक ने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस में से था। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के अंदर ये फिजन रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी, वो आपको मिलती है हीट एनर्जी की फॉर्म में। और ये सबसे पहले किसने पढ़ा इसके बारे में आप देखते हैं। ऑटो हन एंड फिट्ज स्ट्रेसमैन of Germany while working upon the nuclear reactions made a startling discovery। ये इन दो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की थी, ऑटो हन ने और फिट्ज स्ट्रेसमैन ने, जर्मनी के थे ये दोनों, और इन्होंने ये स्टार्टलिंग डिस्कवरी जो है, ये ज़बरदस्त डिस्कवरी की न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में। दे ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड, जैसे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ब्रिलियम से इमिट होते थे। जब अल्फा पार्टिकल्स जाके ब्रिलियम पे स्ट्राइक करते थे तो वहाँ से न्यूट्रॉन्स इमिट होते थे। उन न्यूट्रॉन्स को जब डिस्कवर कर लिया गया तो उसके बाद उन न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट जब कराई गई यूरेनियम के 92-235 वाले आइसोटोप से, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, आइसोटोप में मास नंबर चेंज होता है, तो यूरेनियम 235 से जब उन्होंने सोचा कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, यानी उसकी कोलिजन कराते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की यूरेनियम सोर्स के साथ, दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में बेरियम, क्रिप्टॉन एंड एन एवरेज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड, यानी एवरेज तौर पे नॉर्मली 3 न्यूट्रॉन्स उसके रिजल्ट में ऑब्टेन हुए। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन जो है वो निकले। तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, यानी आप एक न्यूट्रॉन फॉल करा रहे थे यूरेनियम के 235 वाले आइसोटोप पे और उसके नतीजे में आपको बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स मिले। सो इट मे बी रिमेंबर दैट द मास ऑफ बोथ क्रिप्टॉन एंड बेरियम इज लेस देन दैट ऑफ द मास ऑफ द यूरेनियम। आपको ये याद रखना चाहिए कि क्रिप्टॉन और बेरियम का जो मास है वो लेस है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के मास से इन दोनों का जो मास है वो कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा रिएक्शन है, सच अ रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूरेनियम splits up into 2 nuclei of roughly equal size along with the emission of the energy during the reaction is called fission reaction। ये यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके नतीजे में एक हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम की तरह का वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर छोटे न्यूक्लियाई में, बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे आपको इसकी फिजिकल पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन है 0 and 1 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे जाके स्ट्राइक कर रहा है और उसके नतीजे में जो है यूरेनियम जो है वो डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया है, बेरियम में, बेरियम 56-141 और क्रिप्टॉन 36-92। इन 2 न्यूक्लियाई में ऑलमोस्ट सेम है जो कि उनमें कन्वर्ट हो गया है, लेकिन बेरियम जो है वो ज़रा हैवी न्यूक्लियाई है एज़ कम्पेयर टू द क्रिप्टॉन। और उसके साथ ही ये जो एक न्यूट्रॉन जिसने ये जाके ये रिएक्शन इनिशिएट कराया था उसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एवरेज तौर पे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तकरीबन हर रिएक्शन के दौरान 1 से 3 न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजन रिएक्शन। फिजन कहते ही ब्रेक डाउन को है, टूट फूट को है, कि जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन होके 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, सो एंड आल्सो इमिट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, This nuclear reaction was different from either to studied over other nuclear reactions। दूसरे nuclear reaction से ये बिल्कुल different reaction था in 2 ways। First, as a result of the breakage of the uranium nucleus, 2 nuclei of almost equal size are obtained।
पहले तो ये इस तरह से डिफरेंट था कि यूरेनियम न्यूक्लियस जो आपका, उसकी जब ब्रेकेज हुई है यूरेनियम न्यूक्लियस की, तो वो तकरीबन 2 एक जैसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया है। वेयर एज दूसरा फर्क ये था कि इन अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस द डिफरेंस बिटवीन मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाज नॉट लार्ज। वहाँ पे ये होता था कि मैस डिफेक्ट ज़्यादा नहीं होता था। दूसरे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े, उनमें आपने देखा था कि मैस डिफेक्ट डेल्टा एम की जो वैल्यू है, जो मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान में वो जो डिफरेंस था, वो जो फर्क था, वो बहुत स्मॉल था। ठीक है। एंड सेकेंडली अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट इन दिस रिएक्शन। और दूसरा इस न्यूक्लियर रिएक्शन का, इस फिजन रिएक्शन का दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शन से ये फर्क है कि इसके नतीजे में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये 2 मेन फर्क हैं इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन से, कि एक तो ये यूरेनियम ब्रेकडाउन होकर 2 तकरीबन एक जैसे साइजेस में जो है वो ऑब्टेन होते हैं, इससे 2 एक जैसे न्यूक्लियाई तकरीबन ऑब्टेन हो जाते हैं, जबकि दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैस डिफेक्ट जो है वो बहुत स्मॉल होता था। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में जो डिफरेंस था वो वाज नॉट लार्ज, वो इतना बड़ा नहीं होता था। जबकि सेकेंडली जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो ये है कि अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के नतीजे में वो बहुत बड़ी एनर्जी है। सो दैट्स वाई ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को है, तो ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इन 2 बेसिक जो फर्क है दूसरे आम न्यूक्लियर रिएक्शन से, उनकी वजह से। अब ये वो फिजन रिएक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यूरेनियम 92-235 का आइसोटोप आपने लिया है और न्यूट्रॉन 0 और 1 आपने, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, 0 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 0 है, यानी कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, और मैस नंबर जो है वो 1 के इक्वल है। सो इस तरह जब न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा यूरेनियम के साथ, तो बेरियम प्लस क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो कि इसके नतीजे में रिलीज होगी। बैरियम जो है, अगर आप देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस है। बैरियम जो है 56 उसका एटॉमिक नंबर है और क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर है, तो दोनों के एटॉमिक नंबर्स जो हैं, और इसका कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन का, तो ये बैलेंस का ये इक्वेशन 92 के इक्वल होता है, यूरेनियम के 92 के बराबर है। इसी तरह अगर आप मैस नंबर देखें, बैरियम का मैस नंबर 141, क्रिप्टॉन का मैस नंबर 92। न्यूट्रॉन्स चूंकि 3 नंबर है, यानी 3 न्यूट्रॉन्स है ना, तो इसका 3 ऐड होगा, इसका जो मैस नंबर है वो 3 न्यूट्रॉन्स का। आप न्यूट्रॉन्स अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, 0 and 1 प्लस 0 and 1 प्लस 0 and 1, देयर आर 3 न्यूट्रॉन्स। तो फिर उसकी वजह से जब ये 3 न्यूट्रॉन का जो है वो 3 कंसीडर होगा मैस नंबर में, तो ये टोटल 236 बन जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी यूरेनियम का 235 और 1 न्यूट्रॉन है, सो दिस इज 236। तो इनके दोनों के चार्ज नंबर भी बैलेंस है और उनके मैस नंबर भी बैलेंस है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हियर, Q इज द एनर्जी गिवन आउट इन दिस रिएक्शन by comparing the total energy on the left hand side of the equation with the total energy on the right hand side, we find that in the fission of one uranium nucleus about 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन आउट, जो कि आम न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं होता था, क्योंकि आम न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैस डिफेक्ट की वैल्यू बहुत कम होती थी और उसके अमाउंट में जो बाइंडिंग एनर्जी भी आती थी वो बहुत कम उसकी वैल्यू आती थी, जो आप आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc² करके निकाल लेते थे। ठीक है, या फिर वो एटॉमिक मैस यूनिट की वैल्यू आप पुट करके विच इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप उसके मैस डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करते थे, तो वहां से आप उसकी एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते थे। ये जो एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी भी कोई इतनी बड़ी एनर्जी नहीं होती थी, इन फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही होती थी। ये जो एनर्जी आपकी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है इस रिएक्शन के नतीजे में तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी एनर्जी है जो इस रिएक्शन में, इस फिजन रिएक्शन में ऑब्टेन होती है, जो कि आम न्यूक्लियर रिएक्शंस में इतनी बड़ी एनर्जी नहीं आती। सो इट मे बी केप्ट इन माइंड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मैसेज एंड द चार्ज नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे ये आपको देखना चाहिए कि दोनों तरफ की इक्वेशन बैलेंस है। मैंने अभी आपको बताया कि इनके चार्ज नंबर भी बराबर है और इनके मैस नंबर भी बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है उनके मैसेज में, सम ऑफ द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में भी, और चार्ज नंबर्स में दोनों तरफ कोई डिफरेंस नहीं है। सो फिजन रिएक्शन इज शोन, ये जो आपको फिजन रिएक्शन इस फिगर में ए पार्ट में आप देख रहे हैं कि कैसे यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। ये पूरा उसका प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। फिजन रिएक्शन कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, जो आपको फिगर 21.4 अभी हम आप देखते हैं, उस ग्राफ की हेल्प से आप फिजन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटेस्ट फॉर द मिडल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये वो ग्राफ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उस ग्राफ की बात कर रहे हैं। किस ग्राफ की बात कर रहे हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी।
इस ग्राफ की बात करें, फिगर 21.4 पेज 225 के ऊपर है ये ग्राफ। ये हमने पढ़ा था जब मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जो सेंट्रल एलिमेंट्स थे जो कि ना ही बहुत ज़्यादा छोटे थे, जिनका एटॉमिक नंबर ना बहुत ज़्यादा कम था और ना जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा था, सेंट्रल एलिमेंट्स में स्पेशली हमने आयरन की बात की थी कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल की होती है। तो ये इस ग्राफ के जरिए से ये इस ग्राफ की वो बात कर रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी उन एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है जो सेंट्रल एलिमेंट्स हो। लोअर एलिमेंट्स जिनके लोअर एटॉमिक नंबर हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी कम थी, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास इफेक्ट। अब ये मास इफेक्ट चूंकि हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा था और सेंट्रल एलिमेंट्स का मास इफेक्ट की वैल्यू जो है वो बहुत कम थी, तो इसीलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। शुरू के एलिमेंट्स की और बाद वाले एलिमेंट्स जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन दोनों का मास इफेक्ट चूंकि ज़्यादा था, इसलिए उन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी कम थी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इफेक्ट, ये हमने इस टॉपिक में देखा था। ठीक है, इस फिगर की वो आपसे बात करें जिसमें हमने देखा था कि आयरन का चूंकि मास इफेक्ट सबसे कम था, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू और उस आयरन के साथ साथ बाकी जो सेंट्रल एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज भी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द स्मॉलर एलिमेंट्स, वेरी स्मॉल एलिमेंट्स और वेरी लार्ज एलिमेंट्स। यानी इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल और फाइनल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के मुकाबले में सेंट्रल एलिमेंट्स की मास इफेक्ट कम और बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो ये इस ग्राफ में आपने देखा था। Now let's come towards our lecture. This graph shows, ये जो अभी आपने ग्राफ देखा वो ये शो करता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटेस्ट फॉर द मिडल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ लिटिल लेस फॉर द लाइट और द वेरी वेरी हैवी एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको वो सारा एक्सप्लेन किया कि लाइट एलिमेंट्स के लिए और वेरी वेरी हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी जो एंड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल के वेरी हैवी एलिमेंट्स, उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत लेस होती है। दैट इज द न्यूक्लियंस इन द लाइट और द वेरी हैवी एलिमेंट्स आर नॉट सो रिजिडली बाउंड। वो इसलिए होता है कि अगर लाइट एलिमेंट्स की बात की जाए तो उधर भी जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस किनको कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, उनको न्यूक्लियंस कहते हैं। तो लाइट एलिमेंट्स के लिए न्यूक्लियंस और वेरी हैवी एलिमेंट्स के अंदर भी जो न्यूक्लियंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिजिडली बाउंड नहीं होते, यानी उस न्यूक्लियंस इतने ज़्यादा रिजिडली बाउंड नहीं होते लाइट एलिमेंट्स में या वेरी हैवी एलिमेंट्स के अंदर, इसलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द यूरेनियम। अब आप देखिए यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी कम है, जस्ट 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फिजन रिएक्शन ऑफ द यूरेनियम नेमली बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और ये जो इस फिजन रिएक्शन के नतीजे में दो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है हाफ अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इनकी तकरीबन एक जैसी आप बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन के लिहाज से। दस व्हेन अ यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप एज अ रिजल्ट ऑफ फिजन रिएक्शन इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन देन एन एनर्जी ऑफ द रेट ऑफ 8.5, यानी जो इनकी एनर्जी है बेरियम और क्रिप्टॉन की, इसमें से माइनस कर सकते हैं आप ये तकरीबन 7.7 या 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को। तो 8.5 में से जब आप 7.6 माइनस करेंगे, यानी आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स उसमें से आप माइनस कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो आपका यूरेनियम है, तो आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, किसी एक बेरियम या क्रिप्टॉन, चूंकि हम कह रहे हैं सेम एलिमेंट्स है ऑलमोस्ट, तो सेम बाइंडिंग एनर्जी होगी दोनों की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ईच, यानी बेरियम की भी इतनी एनर्जी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्रिप्टॉन की भी इतनी ही एनर्जी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से एक की एनर्जी हम कंसीडर कर रहे हैं और उसका डिफरेंस ले रहे हैं यूरेनियम की एनर्जी के साथ। सो 8.5 माइनस 7.6, सो दिस इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इज गिवन आउट। तो एक न्यूक्लियन से तकरीबन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो बाहर आ रही है। सो दिस मीन्स दैट द एनर्जी 235 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज 211.2, यानी 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 235 क्या है कि 235 इज द मास नंबर ऑफ द यूरेनियम। आप ये देख रहे हैं हमने यूरेनियम का 90 to 235 वाला आइसोटोप कंसीडर किया है। 235 इज द मास नंबर ऑफ यूरेनियम। अब अगर आप इस 0.9 ये जो एनर्जी का डिफरेंस आपने निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 235 विच इज द मास नंबर ऑफ यूरेनियम, तो आपके पास 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू आएगी विच इज गिवन आउट इन द फिजन ऑफ वन यूरेनियम न्यूक्लियस। यानी जब एक यूरेनियम का न्यूक्लियस फिजन प्रोसेस करेगा तो तकरीबन इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी।
सो द फिजन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम फ्रेगमेंट्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब ये सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा इसलिए मशहूर प्रोसेस है फिजन का क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन है कि यूरेनियम जो है वो ब्रेक डाउन होकर बेरियम और क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो साथ इमिट करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बेरियम और क्रिप्टॉन ही इमिट हों उसके फिजन के नतीजे में यूरेनियम के। इनफैक्ट एनी ऑफ द 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो कोई और भी न्यूक्लियर रिएक्शन के जो प्रोडक्ट ना आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं वो कोई और भी हो सकते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा भी हो सकते हैं। यानी आपका यूरेनियम 92-235 का जो रिएक्शन है, एक तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि यूरेनियम एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम से स्ट्राइक किया और बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिलीज हो रही है। उसका हमने तरीका भी इधर देख लिया। उसके अलावा ये जो सेकेंड प्रोबेबल रिएक्शन है कि कौन सा क्या हो सकता है, हमने कहा कि इतनी जो एनर्जी रिलीज हो सकती है वो जो कोई और प्रोडक्ट्स भी इसके बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा इसमें बन सकते हैं। यानी यूरेनियम के साथ अगर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करे तो उसके बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा टिन प्लस मोलिब्डेनियम और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि ऑलमोस्ट वही हीट एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो पिछले न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजन रिएक्शन में आपने देखी थी। सो बेरियम और क्रिप्टॉन के बजाय अब आपके पास टिन एंड मोलिब्डेनियम जो है ये 2 न्यू एलिमेंट्स विद 3 न्यूट्रॉन्स एंड हीट एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जो है वो रिलीज हुई है। यानी ये भी एक अनदर प्रोबेबल रिएक्शन है जो हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल तो यही है ना कि ये होगा रिएक्शन। इसके अलावा ये रिएक्शन भी हो सकता है कि आपके पास टिन आ जाए विद एटॉमिक नंबर 50 एंड मास नंबर 132, मोलिब्डेनियम ऑब्टेन हो जाए आपको प्रोडक्ट्स की सूरत में 42 एटॉमिक नंबर और 101 उसका मास नंबर है और प्लस 3 न्यूट्रॉन और हीट एनर्जी के साथ ये रिलीज हो। तो इक्वेशन बैलेंस है, एटॉमिक नंबर भी सेम है दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे और इनके मास नंबर भी सेम है राइट और लेफ्ट साइड पे। तो अब आप देखेंगे ये सेकेंड रिएक्शन हो गया जो फिजन रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद एक और रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि अब जब एक न्यूट्रॉन जो है वो उसी यूरेनियम 92-235 से जब जाके स्ट्राइक करता है, बम्बार्ड करता है, तो उसके नतीजे में आपके पास ना बेरियम और क्रिप्टॉन आ रहे हैं, ना आपके पास टिन और मोलिब्डेनियम आ रहे हैं, बल्कि अब आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम की फॉर्म में। अब जो जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम है विद 2 न्यूट्रॉन्स, अब आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट नहीं हो रहे आपके प्रोडक्ट्स में 2 न्यूट्रॉन्स के साथ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्यू विच इज ऑलमोस्ट फॉर ऑल द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है, ठीक है। सो ये एक थर्ड प्रोबेबल रिएक्शन है कि ये वाले प्रोडक्ट्स भी आपको सेम रिएक्टेंट से न्यूट्रॉन और यूरेनियम, न्यूट्रॉन के स्ट्राइक करने से यूरेनियम 92-235 के साथ अब आपके पास जीनॉन विद एटॉमिक नंबर 54 और मास नंबर 140 एंड स्ट्रॉन्शियम विद एटॉमिक नंबर 38 मास नंबर 94 के साथ 2 न्यूट्रॉन्स विद हीट एनर्जी ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रिलीज होती है इस रिएक्शन में। सो हेंस दोनों तरफ आपके जो है वो एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर्स दोनों बैलेंस है। इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस है लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे यू कैन सी। सो हेंस इन द यूरेनियम फिजन रिएक्शन सेवरल प्रोडक्ट्स में बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है ये तो हमने 3 रिएक्शंस आपको बताया है ना, पहले बेरियम और क्रिप्टॉन के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए, फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा कि टिन और मोलिब्डेनियम के प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन हुए सेम रिएक्टेंट से, और अब हम देख रहे हैं कि जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए। इसका मतलब है कि यूरेनियम फिजन रिएक्शन में सेवरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स या जो फ्रेगमेंट्स हैं आर रेडियो एक्टिव, और लेकिन प्रोडक्ट्स वही ऑब्टेन होंगे जो रेडियो एक्टिव होंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोसेस में जब आपका यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका पेरेंट एलिमेंट, तो उससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही होंगे। सो फिजन रिएक्शन इज नॉट कन्फाइंड टू द यूरेनियम अलोन, वो सिर्फ यूरेनियम से नहीं होता, इट इज पॉसिबल इन मैनी अदर हैवी एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स में पॉसिबल है, लेकिन यूरेनियम से सबसे अच्छा फिजन रिएक्शन आप जो देख सकते हैं वो होता है। So, however, it has been observed that the fission takes place very easily with the slow neutrons in uranium-235. uranium-235 से slow neutrons को strike करा के fission का process आसानी से देखा जा सकता है, and plutonium-239 के को भी आप use कर सकते हैं uranium-235 के बजाय। आप plutonium-239 के साथ जब slow neutron strike कराएंगे तो उससे भी आप ये fission process को देख सकते हैं, observe कर सकते हैं, and mostly these two are used for the fission purpose। और जब भी fission का process कराना होता है तो ज़्यादातर यही 2 reactant
रिएक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट्स आपके यूरेनियम 235 ज़्यादातर यूज़ किया जाता है या फिर प्लूटोनियम 239 को यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये आपका सारा जो हमने आज पढ़ा है ये फिजन रिएक्शन के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजन चेन रिएक्शन किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं फिजन रिएक्शन को चेन रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे। और आपने जो भी आई होप आज पढ़ा होगा आपने अच्छे से उसको नोट कर लिया होगा पॉइंट्स को और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई मसला हो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.